अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर और टॉपिक जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड है। यहाँ से सारी हमारी स्किल स्टार्ट हो जाएगी। इसका एक्चुअली बेसिकली मैथमेटिकल सिंटैक्स है कि किस तरह हम क्यूरीज लिखते हैं और डेटाबेस के टेबल में से डाटा गेट करते हैं। इससे पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ी, हिस्ट्री ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और 3 tier आर्किटेक्चर्स वगैरह हमने कवर किए हैं। ये आज के सेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हम रिलेशनल कंप्लीटनेस को पढ़ेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ेंगे, रिलेशनल कैलकुलस को पढ़ेंगे और कैटेगरीज ऑफ रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा, व्हाट रिलेशनल अलजेब्रा इज, it is a relational algebra and relational calculus are formal languages associated with relational model. These two are kind of languages which is always related to relational model. जब भी आपने relational model से related डाटा करना है तो आपने get करना या सर्च करना, कुछ भी करना उस डाटा से के साथ आपने यही दो किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ करनी है जो कि एक रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस है। Informally, relational algebra is a high-level procedural language and relational calculus is a non-procedural language. रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ डिफाइंड स्टेप्स, रूल्स और स्ट्रक्चर्स हैं वो आप फॉलो करेंगे तो वो सेम ऐसे ही जैसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज में फॉलो करते हैं। रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, कोई डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें नहीं है। हाउ फॉर्मली बोथ आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। अ लैंग्वेजेस दैट प्रोड्यूसेस अ रिलेशन दैट कैन बी derived using a relational calculus is called relationally complete. Okay, relational algebra operations works on one or more relation to define another relation without changing the original relation. क्या होता है, हमारे पास जो एक या एक से रिलेशन को कंबाइन करके हम और चेंजेस करते हैं या नए टेबल प्रोड्यूस करते हैं ओरिजिनल टेबल को चेंज किए बगैर। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट और टीचर के टेबल में से डाटा गेट करना चाहती हूँ कि कौन सी टीचर जो है वो कौन से स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ा रही है, तो मैं ये अपनी मर्जी से उस पर मैनिपुलेशन करके एक नया टेबल में डाटा गेट करी हूँ जिसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़लाँ स्टूडेंट फ़लाँ टीचर्स फ़लाँ स्टूडेंट जो हैं वो फ़लाँ टीचर्स के साथ जो है वो कोर्सेज ले रहे हैं। मगर इस ऑपरेशन की वजह से मेरा बेस रिलेशन था जिसमें स्टूडेंट्स और टेबल वाले दो सेपरेट रिलेशन, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। बोथ ऑपरेंड्स आर एंड रिजल्ट्स आर रिलेशन, यानी जो हमारे बेस टेबल है वो भी हमें टेबल की फॉर्म में रिजल्ट देंगे, जो हम क्यूरी राइट करके रिजल्ट लेंगे वो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में होगा, रिलेशंस की फॉर्म में होगा। सो आउटपुट फ्रॉम वन ऑपरेशन कैन बिकम इनपुट ऑफ अनदर ऑपरेशन, अलाउज एक्सप्रेशंस टू बी नेस्टेड जस्ट एज एन अरिथमेटिक, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर। बेसिक्स अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस है वो बेसिक क्या है, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन एंड सेट डिफरेंस है। इन सब के आगे फर्दर डेफिनेशन बताइए क्या सिलेक्शन प्रोजेक्शन करती है। दीज परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द डेटा रिट्रीवियल ऑपरेशंस नीडेड। Also have the join, intersection and division operation which can be expressed in the terms of the 5 basic operations. Selection actually मुझे कौन सा रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है, रोज का। लुक एट दिस डायग्राम। प्रोजेक्शन मुझे क्या करती है, कॉलम्स का डाटा प्रोवाइड करती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास एक टेबल P है, एक टेबल Q है, इसमें हर एक एट्रीब्यूट, हर एक सिंगल रिकॉर्ड, हर एक सिंगल दूसरे रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई होता है। P टेबल का हर सिंगल रिकॉर्ड Q टेबल के हर रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 उसके बाद A2 A3, ऐसा ही ये रिकॉर्ड P क्रॉस Q, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यूनियन क्या करेगा, रिलेशन आर और रिलेशन एस के बीच में जो भी डाटा है वो सिमिलर है, रेपिटेशन है, जो भी सारी चीज़ है वो सारी की सारी इसको कंबाइन कर देगा। इंटरसेक्शन क्या करेगा, आर रिलेशन में और एस रिलेशन में जो कॉमन चीज़ है वो मुझे प्रोवाइड करेगा। आर माइनस एस सेट डिफरेंस क्या करेगा, जो चीज़ आर में है और वो एस रिलेशन में नहीं है वो वाला रिजल्टेंट मुझे सेट प्रोवाइड कर देगा। ये सारे ही फंक्शंस हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा। ऐसे ये एक टेबल मेरे पास T है जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं A B और एक टेबल U है जिसके दो एट्रीब्यूट हैं B C। अब कुछ ज्वाइंस होते हैं, जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा गेट कर लेती हूँ तो उन रिकॉर्ड्स को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिजल्ट गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंस यूज़ करते हैं। ज्वाइन में नेचुरल ज्वाइन हो सकता है, सेमी ज्वाइन हो सकता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो सकता है, राइट आउटर ज्वाइन हो सकता है, फुल आउटर ज्वाइन हो सकता है। ये डिफरेंट मल्टीपल ज्वाइंस की एग्जाम्पल दी कि टी टेबल और यू टेबल का जब हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, टी टेबल और यू टेबल का जब सेमी ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, रेपिटेशन खत्म कर देंगे। सेमी ज्वाइन में, नेचुरल ज्वाइन में ये सारा ज्वाइन कर देगा इसके साथ जहाँ पर उसको सिमिलर रिकॉर्ड मिल रहा है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या करेगा, लेफ्ट साइड की टेबल का सारा रिकॉर्ड उठा लेगा और राइट साइड वाले टेबल का सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाएगा जिससे मैचिंग है और बाकी जगह वो नल वैल्यूज डिस्प्ले करा देगा। रिमाइंडर है, उसमें क्या होता है, आर माइनस एस से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर है।
ये वी और डब्ल्यू एक टेबल बताया हुआ, उसको वी और डिवीजन सेट डिफरेंस ऑपरेटर बताया हुआ। ये डिवीजन वाली आपकी असाइनमेंट है, आपको लेक्चर्स के असेसमेंट में भी दे दी जाएगी और दी भी हुई, अपलोड कर दूंगी मैं 11th पे भी। वो हमने सेट डिफरेंस पे असाइनमेंट करनी है। ओके, किस तरह रिलेशनल अलजेब्रा में हम क्यूरीज लिखते हैं? सिलेक्ट, सिंबल ऑफ सिलेक्शन ये वाला, ठीक है। 5 प्रेडिकेट, यहाँ पर प्रेडिकेट का मतलब होता है कोई भी आप कंडीशन लिखें। आगे रिलेशन, किस टेबल से? स्टूडेंट टेबल से, टीचर टेबल से, किस वाले टेबल से आपने डाटा गेट करना है। ये सेंटेक्स है लिखने का कि किस तरह हमने टेबल में से डाटा गेट करना है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सिलेक्शन और रिस्ट्रिक्शन। लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000। वो सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मुझे दिखा दो जहाँ पर सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने सिलेक्ट करना है वो वाली रो जहाँ पर हमें सैलरी मिलेगी 10,000 से ज़्यादा। सिलेक्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ये 5 का। सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ये प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब कंडीशन, किस कंडीशन पे आपने डाटा गेट करना है। टेबल कौन सा? स्टाफ। स्टाफ के टेबल में से उन लोगों का रिकॉर्ड दिखा दो जिनकी सैलरी वो क्या है? 10,000। अब वो सारा रिकॉर्ड स्टाफ के टेबल में से उठा लेगा जिसमें स्टाफ नंबर है, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी पोजीशन है, उसकी जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी सैलरी है, उसकी ब्रांच नंबर है। ऐसा ही है, ये सारा रिकॉर्ड इसने क्या किया? सिस्टम में से गेट कर लिया। सारे रिकॉर्ड वो होंगे जो सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। ओके, प्रोजेक्शन जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में देखा था, ये हमें कॉलम से डाटा उठा के देती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं उठाना चाहती हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी, बस इससे ज़्यादा स्टाफ की टेबल में से कोई डिटेल नहीं उठाना चाहती। तो उसके लिए क्या सिंबल है? ये पाई का सिंबल और कॉलम का नाम, फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम कोमा सैलरी और स्टाफ का टेबल, किस टेबल से मैं उठाना चाहती हूँ। इसका सेंटेक्स है लिखने का। Okay, produce a list of salaries for all staff showing only staff number, their first name, their last name and salary detail। उसने ये कहा कि स्टाफ की टेबल में से मुझे सिर्फ दिखाना क्या है? उसकी आईडी क्या है स्टाफ की, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है और उसकी सैलरी कितनी है। उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया? प्रोजेक्ट, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम टेबल स्टाफ। तो अब उसी स्टाफ के टेबल में से सिर्फ 4 एट्रीब्यूट आए जो पहले हमारे पास 8 एट्रीब्यूट आ रहे थे जब हम सिलेक्शन कर रहे थे। और इसमें आप देखिए, इसमें सैलरी भी ग्रेटर देन 9,000 से कम भी सैलरी आई क्योंकि हमने अभी यहाँ पर कोई प्रीडिकेट कंडीशन लगाई ही नहीं है कि इसमें से सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड सिलेक्ट कर। अभी हमने सिर्फ कहा भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी सैलरी हमें डिस्प्ले करा दो। ओके, यूनियन क्या करेगा? 2 टेबल्स का डाटा जो है वो कंबाइन करके मुझे दे देगा। आर यूनियन एस, रिलेशन स्टाफ है फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच है या प्रॉपर्टी फॉर रेंट, उन दोनों को यूनियन करेंगे तो उनके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। कंडीशंस क्या है? यूनियन ऑफ टू रिलेशन आर एंड एस डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन ऑल टुपल्स ऑफ आर और एस और बोथ आर एंड एस डुप्लीकेट टुपल्स बीइंग एलिमिनेटेड। आर के भी सारे टुपल उठाएगा, एस के भी सारे टुपल उठाएगा या इन दोनों के कंबाइंड टुपल उठाएगा, मगर हमेशा जो डुप्लीकेट्स हैं उन डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। जब वो डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे, आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपेटेबल, मतलब दोनों के पास सेम रोज और सेम कॉलम्स होने चाहिए। इफ आर एंड एस हैव आई एंड जे टुपल्स, यानी कि आर के पास आई और एस के पास जे टुपल्स हैं respectively, union is obtained by concatenating them into one relation with maximum of I plus j। सिमिलर यूनियन ऐसे मिलेगा, जितने रिकॉर्ड आर और एस हैं उन सबको कंबाइन करके हमारे पास एक नया टेबल एग्जिस्ट करेगा। लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज आइदर अ ब्रांच ऑफिस और प्रॉपर्टी फॉर रेंट। वो सारी सिटीज बता दो जहां पर तुम्हें ब्रांच मिले या प्रॉपर्टी फॉर रेंट सिमिलर मिले, वहां पर ये यूनियन कंपेटेबल होता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को यूनियन कर देंगे तो सिटी हमें मिल गई लंदन, और ये और ये और ये सारी ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट जहाँ पर ब्रांच सेम है उसकी सिटीज हमें डिफरेंट मिल गई। सेट डिफरेंस में अब क्या होगा? सेम यही वाला रिकॉर्ड होगा जो एक टेबल में है वो दूसरे टेबल में नहीं होना चाहिए। डिफाइंस अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द टुपल दैट आर इन रिलेशन आर बट नॉट इन एस। आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपेटेबल, यहाँ पर भी यूनियन कंपेटेबल होने चाहिए। लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ब्रांच ऑफिस तो हो मगर प्रॉपर्टी फॉर रेंट ना हो, तो इसका क्या मतलब? सिलेक्ट सिटी ब्रांच माइनस सिलेक्ट प्रोजेक्ट सिटी प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अब ये सिर्फ एक सिटी दिखाएगा जो जहाँ पर ब्रांच तो है, ब्रांच ऑफिस उसको मिल रहा है, मगर इस सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी रेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, इंटरसेक्शन में क्या होगा? मेरे पास 2 रिलेशन का कंबाइंड डाटा जहां पर मैचिंग डाटा वो मिलेगा। डिफाइन अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ ऑल द टुपल दैट आर इन बोथ आर एंड मस्ट बी यूनियन कंपेटेबल। इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इंटरसेक्शन के लिए किस तरह हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे? लिस्ट ऑल द सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच, बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी फॉर रेंट।
एक तो ब्रांच ऑफिस भी हो और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट होनी चाहिए। इसमें क्या करेगा वो उन दोनों का यूनियन ले लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ब्रांच भी है और प्रॉपर्टी फॉर रेंट किस में, इन तीनों में है। हमने देखा था ब्रिस्टॉल एक ऐसी सिटी थी सिर्फ वाहिद जिसमें रिकॉर्ड नहीं था, तो इसका क्या मतलब बाकी तीन इंटरसेक्शन में सिमिलर है, उनके पास होगा डेटा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा, दो रिलेशन आपस में क्रॉस प्रोडक्ट उनका ले लें, हर रो जो है दूसरी रो के साथ कंबाइन हो जाए तो ये मुझे क्या प्रोडक्ट देती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देती है। डिफाइन अ रिलेशन दैट इज कंकैटिनेटेड ऑफ एवरी टुपल ऑफ अ रिलेशन आर विद एवरी टुपल ऑफ एस। हर एक रिकॉर्ड एस का आर टेबल का हर एक एस टेबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। लिस्ट द नेम एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अब आपने क्या बताना है, नेम बताने और कमेंट्स बताने उन सारे क्लाइंट्स के जिन्होंने प्रॉपर्टीज व्यू की हुई हैं। इसलिए हमने क्या सिलेक्ट कर दी, क्लाइंट नंबर, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नंबर सिलेक्ट कर लिया, किस टेबल से, क्लाइंट की टेबल से। उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया क्लाइंट नंबर से। ये दोनों अगर एट्रीब्यूट सिमिलर होंगे तो ही यहाँ पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है, सही है। फिर प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट उठा लिया किस टेबल से, व्यूइंग के टेबल से। अभी हमें बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा रिजल्ट देगा, ये देखें क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर बता रहा है कि ये वाला जो क्लाइंट नंबर का रिकॉर्ड है किस टेबल से आ रहा है, इस क्लाइंट की टेबल से। फिर इसी क्लाइंट की टेबल से मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नंबर उठा लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। अब अगर ये वाले जो सारे क्लाइंट नंबर आ रहे हैं किस टेबल से आ रहे हैं, व्यूइंग के टेबल में, क्योंकि क्लाइंट नंबर यहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर फॉरेन की पड़ी हुई है किस टेबल में, व्यूइंग के टेबल में। जब ये प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप है तो ये टेबल दो आपस में लिंक हुए हैं। अब ड्रॉबैक देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CR76, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CR56। दोनों के क्लाइंट नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, सही है। CR76 यहाँ पर दोनों के सेम आ रहे हैं। फिर CR76 CR56 दोनों के सिमिलर नहीं है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का नुकसान कि आपको इतने सारे डुप्लीकेट और जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट नहीं है ना वो भी दे देता है। अब हमें एक्चुअल कंडीशन तो ये चाहिए ना कि जहां पर उसको सिमिलर क्लाइंट नंबर मिले वो वाले वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करें, ऐसा ही है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइंस यूज करते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एरर को खत्म करने के लिए हम ज्वाइंस यूज करते हैं। इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, लिखा है यूज सिलेक्शन ऑपरेशन, यानी कि आप सिलेक्शन ऑपरेशन यूज कर लो, कंडीशन लगा लो और उसके अगेंस्ट कम डाटा गेट कर लो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, यानी कि व्यूइंग वाले टेबल में और क्लाइंट वाले टेबल में जहां पर क्लाइंट नंबर सिमिलर मिले उन क्लाइंट्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठा लो तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस क्लाइंट ने किस प्रॉपर्टी पे कमेंट किया। अब आप देखो सेम डाटा है क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर में और व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर में, दोनों का जहां पर भी आपको क्लाइंट नंबर सेम मिले वो डाटा उठाओ तो हमें ये पता लग जाएगा कि जॉन ने क्या कमेंट दिया है, एलिन ने क्या कमेंट दिया, मैरी ने क्या कमेंट दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सिलेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल ऑपरेशन कॉल्ड ज्वाइन। क्या कह रहा है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लगाई यहाँ पर और ये जो कंडीशन लगाई है इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए हम ज्वाइंस यूज करते हैं जो हमें यही वाला सिमिलर टेबल का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंस। ज्वाइंस मल्टीपल टेबल को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। एक्चुअली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेरिवेटिव होता है। आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट में से सिर्फ जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वैल्यूज है वही रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। Equivalent to performing a selection using join predicate as selection formula over Cartesian product of the two operand relation. One of the most difficult operation to implement efficiently in the relational database management system, and one reason why relational database system has intrinsic performance problem. सबसे difficult task है joins लगाना आपकी टेबल में। आप जब मुझे प्रोजेक्ट देंगे मैं भी joins चेक करूंगी, सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो मगर जिसको एक बार ज्वाइंस आ जाए उसके लिए यूं चुटकियों का काम है, आराम से वो हैंडल कर सकता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंस, थीटा ज्वाइन, इक्व ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन एंड सेमी ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में आगे फर्दर टाइप भी हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। फुल आउटर ज्वाइन, फर्स्ट वन इज थीटा ज्वाइन, आर दिस इज द सिंबल ऑफ थीटा ज्वाइन, एफ मीन प्रेडिकेट कंडीशन और ये रिलेशन टू। Define a relation that contains tuple satisfying the predicate f from the Cartesian product of R and as the predicate f is from the R dot ai theta dot a। ये सिर्फ ये कह रहा है कि एक रिलेशन का थीटा ज्वाइन जब आप लेते हैं तो यहाँ पर प्रेडिकेट की जो कंडीशन है वो फुलफिल होके ऐसे ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है जिस तरह आपने सिलेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हो दो टेबल्स का। ये एक्चुअली थीटा ज्वाइन है जो कि आपका एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ सिलेक्शन भी है। यू कैन री राइट दी थीटा ज्वाइन एज, देखें ऐसा ही था, हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट और कंडीशन पढ़ी, सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू थीटा ज्वाइन।
यहाँ पर सिलेक्शन हमने लिखी थी क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल्स टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, और यहाँ पर हमने वो सारी कंडीशन दी थी जो हमने क्यूरी में मांगी हुई है, सही है। Degree of the theta join is the sum of the degrees of the operand relation R and S if the predicate F contains only the equality then the term equijoin is used। वो ये कह रहा है कि थीटा जॉइन में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इन इक्वल्स टू यूज करें। जहां पर इक्वल्स का साइन आ रहा है, जैसे क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल्स टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, तो वो थीटा जॉइन आपका ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विजॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको लिखने का सिंटेक्स क्या, ये कंडीशन हमने दी थी सेम, ये वही वाली क्यूरी है जो हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन के साथ गेट की है, सिमिलर क्यूरी है ये आपकी। ये आपने क्या करना है, सॉरी, ये जो ज्वाइन वाला सिंबल है ये आपका यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ये ज्वाइन वाला सिंबल यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके ओके, ये आप इसे सिमिलर वही वाला रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करा दी जो उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिस्प्ले कराया था, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल्स टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर है। ये इक्वल्स का साइन ये बता रहा है कि थीटा ज्वाइन किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा इक्विजॉइन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज नेचुरल ज्वाइन। R natural join S. An equijoins of two relation over all common attribute X, one occurrences of each common attribute is eliminated from the result। सिर्फ फर्क इतना नेचुरल जॉइन और थीटा जॉइन में, जो कि आपकी डुप्लीकेशन रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जाती है, बाकी सारा वही सिमिलर रिजल्ट देता है जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सिलेक्शन रिजल्ट प्रोवाइड होता है। देखो क्या लिखा, सेलेक्ट क्लाइंट नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम क्लाइंट टेबल, उसको नेचुरल ज्वाइन कर दो व्यूइंग वाले टेबल के साथ, और व्यूइंग वाले टेबल में से भी क्लाइंट नंबर उठाना है, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट, ये सारी चीजें सिमिलर उठानी, बस क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन करना। अब रिजल्ट में फर्क देखो क्या आया, यहाँ पर क्लाइंट नंबर आया और यहाँ पर जो एक और दफा एक कॉलम बना होता क्लाइंट नंबर का वो खत्म हो गया, ऐसा ही है। ये नेचुरल ज्वाइन करता है कि आपको सिमिलर रिजल्ट देता है, मगर सिर्फ क्या करता है, जो डुप्लीकेटेड रिजल्ट है ना, जैसे क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज इक्वल्स टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर, एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना है, तो उसने कॉलम को ही खत्म कर दिया कि यार ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इसको खत्म कर दो, फिर भी हमें ये सारी डिटेल वही सेम मिल रही है जो हमें चाहिए। ये करता है सिर्फ नेचुरल ज्वाइन। नेक्स्ट आउटर ज्वाइन करता है, टू डिस्प्ले रो इन द रिजल्ट दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज इन द ज्वाइन कॉलम। ये कह रहा है कि ज्वाइन कॉलम में अगर मैचिंग वैल्यूज नहीं है तो भी वो आपको दूसरे टेबल से रिजल्ट उठा के देगा, उसकी जगह कौन सी वैल्यूज प्रिंट करा देगा, नल वैल्यूज प्रिंट करा देगा। इसका सिंबल क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए ये दो माइनस के सिंबल ज्वाइन के लेफ्ट साइड पे, राइट आउटर ज्वाइन के लिए ये दो माइनस के सिंबल राइट साइड पे, और फुल आउटर ज्वाइन के लिए ये दो माइनस के सिंबल चारों साइड पे आपके ज्वाइन के। लेफ्ट आउटर ज्वाइन की एग्जाम्पल है, प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रॉपर्टी फॉर व्यूइंग। सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट निकालें, वो आप किस तरह निकालोगे, प्रॉपर्टी फॉर रेंट और व्यूइंग के टेबल को ज्वाइन करोगे तो स्टेटस रिपोर्ट मिल जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट और सिटी कॉलम, कोई भी आप इसमें कॉलम सेलेक्ट कर लो। क्या एड्रेस आया, प्रॉपर्टी, क्या रिजल्ट आया, प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट, सिटी, क्लाइंट नंबर, व्यूइंग डेट है और कमेंट। अब आप देखो इस रो नंबर 3 में नल लिखा रहा है, यहाँ पर भी नल लिखा रहा है, यहाँ पर भी नल लिखा रहा है। इसने क्या किया है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के तीनों कॉलम से सारा डाटा उठा लिया, क्योंकि ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है इसलिए प्रॉपर्टी फॉर रेंट क्या है, लेफ्ट वाला टेबल। व्यूइंग जो है वो राइट वाला टेबल है जिसमें क्लाइंट नंबर, व्यू डेट और कमेंट है। अब व्यूइंग वाले टेबल में ये इस क्लाइंट नंबर में और व्यू डेट में और कमेंट्स में कोई कमेंट है ही नहीं। प्रॉपर्टी PL94 के लिए किसी क्लाइंट ने कोई भी कमेंट नहीं दिया, ना ही उसको व्यू किया, तो इसने यहाँ पर नल रिकॉर्ड दिखा दी। ये फायदा आउटर ज्वाइन का, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, कि आप दूसरे टेबल से कंबाइन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड जो नहीं भी उसको मिल रहा, आप ये गेट कर लें कि क्या वहाँ पर रिकॉर्ड एंटर है या नहीं, वहाँ पर नल वैल्यूज एग्जिस्ट करी है या क्या डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। ये फायदा आउटर ज्वाइन का, वो आपको नल प्रोवाइड कर देता है वहाँ पर। ओके, सेमी ज्वाइन क्या करता है, डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन्स द टुपल ऑफ R दैट पार्टिसिपेट्स इन द ज्वाइन ऑफ R विद S। कैन रीराइट द सेमी ज्वाइन यूजिंग द प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसमें आप कॉलम प्रोजेक्ट कर लेते हो स्पेसिफिक कली और उसमें सेमी ज्वाइन ही करते हो, आपका जो नॉर्मल ज्वाइन है R नेचुरल ज्वाइन F और S की प्रेडिकेट। देखो सेमी ज्वाइन में रिजल्ट किस तरह, लिस्ट द कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल स्टाफ हु वर्क एट ब्रांच इन गोस्लो। तो हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टाफ डॉट ब्रांच नंबर इज इक्वल्स टू ब्रांच डॉट ब्रांच नंबर। कंडीशन क्या लगा दी, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू गोस्लो, सेलेक्ट सिटी इज इक्वल्स टू गोस्लो, ये प्रोजेक्ट करे ब्रांच नंबर किस टेबल से, ब्रांच में। ये स्टाफ के टेबल को, ये ज्वाइन वाला सिंबल यहाँ आएगा बच्चे, सॉरी, ठीक है, ये स्टाफ के टेबल से ज्वाइन करियो। आप सेमी ज्वाइन करोगे तो आपको रिजल्ट किस किस्म का प्रोवाइड करेगा, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड ब्रांच नंबर। अब इसने ब्रांच नंबर वाला एक ही कॉलम दिखाया है, और ब्रांच नंबर B003 वो है जिसपे सिटी क्या आ रही है, गोस्लो आ रही है।
ओके, डिवीजन ऑपरेशन इज योर असाइनमेंट। आपके असाइनमेंट में ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगी, आप ये असाइनमेंट में कवर करके मुझे देंगे डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑपरेशन। इसके लिखने का सिंटेक्स क्या है? ये सिंबल है एग्रीगेट ऑपरेशन के लिए। ए एल का मतलब कोई भी आप एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, जो भी लगाना चाहते हैं, उसके बाद अपने रिलेशन का नाम आप लिख देंगे। ओके, मेन एग्रीगेट फंक्शंस आर द काउंट, सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। मेन एग्रीगेट फंक्शंस हमारे काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज है। हाउ मैनी, इसका मतलब काउंट करना है आपने। प्रॉपर्टीज, वो कितनी प्रॉपर्टीज काउंट करो। कॉस्ट मोर देन 350 पर मंथ टू रेंट, कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी 350 से ज़्यादा पाउंड, 350 पाउंड से ज़्यादा पर मंथ रेंट है आपका। ये पी आर, इसका क्या मतलब? रिलेशन आर को प्रीडिकेट दे दो माई काउंट का। ये ऐसे ही है जिस तरह आप कॉलम के एलिसिस डिफाइन कर लेते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज फर्स्ट नेम और मिडल नेम एज लास्ट नेम। अपनी मर्जी से आप अपने जो नया कॉलम आता है, आप जब भी एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं तो कॉलम का बाय डिफॉल्ट नेम नहीं आता, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शंस तो आपके बेस टेबल में एग्जिस्ट नहीं ना कर रहे होते। आपने बेस टेबल में डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाया, मगर एग्रीगेट फंक्शन में आपने उसकी एज कैलकुलेट कर लिया एग्रीगेट फंक्शन से, तो एम्प्टी आएगा, कॉलम के ऊपर नाम कुछ नहीं लिखाएगा, मगर सारे स्टूडेंट्स की एज कैलकुलेट हो ही आएगी। अगर आप ये एलिसिस डिफाइन कर देंगे यहाँ पर पी आर माई काउंट, तो अब आपके कॉलम पे क्या लिखा आएगा? एज, और नीचे हर स्टूडेंट की क्या एज होगी, डिस्प्ले होगी। ये मैंने क्या किया, अपने इस जो रिजल्टेंट क्यूरी से कॉलम आएगा उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा आ रहा होगा, उसका मैंने नाम डिफाइन कर दिया माई काउंट। अब सेंटेक्स उसका क्या था? ये सिंबल, उसके बाद आपका कोई भी एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, प्रॉपर्टी नंबर। हमेशा एग्रीगेट फंक्शन किसी कॉलम पे लगता है, तो इसलिए एग्रीगेट फंक्शन के बाद फौरन आपने क्या करना है? कॉलम का नाम लिखना है। कंडीशन उसे हमें दी हुई है कि कौन से होने चाहिए? 350 पाउंड से ज़्यादा जितने भी घर है वो होने चाहिए, तो रेंट इज ग्रेटर देन 350 और आगे आपके टेबल का नाम। तो इसने बता दिया कि मेरे पास 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ आई हैं जिसमें रेंट जो है वो 350 से ज़्यादा है। अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि सारा जो भी डाटा है वो या तो मेल्स के अकॉर्डिंग दिखा दो डाटा, या फीमेल्स ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा दिखा दो, या तो बॉयज़ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डाटा दिखा दो, या गर्ल ग्रुप के अकॉर्डिंग डाटा दिखा दो, या ब्रांच B003 के अकॉर्डिंग ग्रुप करके मुझे डाटा दिखा दो। उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ग्रुप, जिस कॉलम के अगेंस्ट डाटा ग्रुप करना है, उस ग्रुप बाय क्लॉज का नाम लिख देना है, कॉलम का नाम लिख देना है, और बाकी सारा सिमिलर वही वाला सिंटैक्स लिखना है जो आपने एग्रीगेट फंक्शंस के लिए लिखा था। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच एट द सम ऑफ देयर सैलरीज। एक तो उनकी सैलरीज का सम करना है और नंबर बताना है स्टाफ का, इसका मतलब स्टाफ का नंबर भी काउंट करना है। प्रीडिकेट का नाम क्या रख दिया? ब्रांच नंबर, मैंने जो काउंट किए हैं वो ब्रांच, और उनकी सैलरीज का सम। ब्रांच नंबर अभी मैंने पहले लिखा है इस कंडीशन से। ये ब्रांच नंबर क्या बता रहा है कि जो भी डाटा आएगा ना मेरे पास, उसको ग्रुप तुमने किससे करना है? ब्रांच नंबर से ग्रुप कर देना है पहले। यानी कि ब्रांच B003 एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से सारी डिटेल तुमने मुझे क्या प्रोवाइड करनी है? स्टाफ नंबर, कितने स्टाफ हैं काउंट कर लो उनको, और सम कर दो उनकी सैलरी को। ये दो सम और काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, और ये स्टाफ नंबर और सैलरी आपकी कॉलम है, और दिस स्टाफ इज नेम ऑफ टेबल एंड दिस ब्रांच नंबर। आपने क्या किया है कि ब्रांच नंबर B003 या फिर शाही रोड हबीब की जो ब्रांच है वो ग्रुप बन गया। उस ग्रुप के अगेंस्ट मुझे क्या करो? स्टाफ नंबर काउंट कर दो कि उसमें कितने स्टाफ काम करें, 5 करें, 6 करें, और उन सबकी सैलरीज मुझे काउंट करके बता दो। तो ब्रांच नंबर B003 के 3 लोग काम करें, उनकी सैलरी क्या है? 5400। ब्रांच नंबर 5 के ग्रुप में 2 लोग काम करें और उनकी सैलरी कितनी है? 39,000। ब्रांच नंबर B007 में एक ही बंदा काम करे, उसकी सैलरी कितनी है? 9,000। दिस इज एंड ऑफ लेक्चर बेटे। इसके बाद जो हमारा सारा लेक्चर है वो SQL पे बेस है, जिसमें DDL, DML और बेसिक हम उसकी सारी कवर करें। थैंक यू।